दादा धर्माधिकारी। पिता त्र्यंबक धर्माधिकारी और माता सरस्वती बाई के घर 18 जून 1899 के दिन मध्य प्रदेश के बैतूल के मूलतापी या मुल्ताई में शंकर यानी कि दादा धर्माधिकारी का जन्म हुआ। देश में जो प्रमुख नदियां हैं उनमें से एक नदी पवित्र तापी का यह उद्गम स्थल है। विनोबा भावे कहते हैं, सर्वोदय की जो प्रमुख विचारधाराएं हैं उनमें से एक विचारधारा का यह जन्म स्थान है। एक्शन से आकर के मूल तापी, जो आजकल मूलतई कहते हैं, वहां बस गए थे और पूरे इलाके में उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी थी, जिसको संस्कृत में कहा गया है कि मनुष्य का काम अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों प्राप्त करना है। यानी यह लोकवादिता भी होनी चाहिए जीवन में और मोक्ष की साधना भी होनी चाहिए, मोक्ष की कामना भी होनी चाहिए। धर्माधिकारी परिवार इन दोनों क्षेत्रों में अपना स्थान रखता था। बहुत संपन्न परिवार हो गया। दादाजी का जीवन उसी तरह से बहुत सरल था। ज़रूरी इसीलिए समझना कि एक ऐसे परिवार से आ रहे थे जो संपन्न परिवार था, विद्वानों का परिवार था, न्यायाधीशों की परंपरा थी और इस परंपरा में जन्मे हुए व्यक्ति ने गांधी विचार से प्रभावित होकर स्वैच्छिक गरीबी, वॉलंटरी पॉवर्टी को अपना लिया। दादा का जीवन उसी नदी की भांति उभरता दिखाई देता है। उद्गम स्थान मानो बाल्यकाल हो। नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अपने स्वरूप को बढ़ाती है और यौवन अवस्था में प्रवेश करती है, जहां तेज प्रवाह, उछलना कूदना, तेज धारा मानो पत्थरों को तराशती दिखाई देती है। दादा का बाल्य से यौवन काल भी कुछ ऐसा ही रहा। बचपन से ही दादा को शिक्षा में रुचि और पढ़ने में दिलचस्पी रही। दादा कहते हैं कि जीवन के अधिकतर संस्कार हिंदी और अंग्रेजी के द्वारा मिले। यह कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं कि मुझे अंग्रेजी के द्वारा अधिक विशद और व्यापक संस्कार मिले। फलस्वरूप मेरे चित्त में भौगोलिक सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक मानवीय प्रेम जागृत हुआ। दादा कहते हैं, मुझे मनुष्य प्रिय है, इसलिए मनुष्यों की सारी भाषाएं प्रिय हैं। आरंभ से ही दादा की वैचारिक प्रक्रिया में स्पष्टता और गहराई दिखाई देती है। एक प्रसंग का जिक्र अवश्य करना चाहिए। जब दादा हॉस्टल में थे तब वहां के सुपरिटेंडेंट कुमारेंद्र चैटर्जी थे। वे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। वे इतिहास और भूगोल पढ़ाते थे। वे उस समय के वर्तमान देशभक्तों के त्याग और शौर्य के वर्णन बड़ी रोचक भाषा में करते थे। उनका यह विवेचन सुनकर हम लोगों के चित्त में बड़ी उमंग पैदा होती थी। उनका मुझ पर बहुत प्रभाव था और वह हमेशा के लिए बना रहा। इसी सुपरिटेंडेंट ने दादा को एक बार रास बिहारी बाबू से मिलवाया। रास बिहारी बाबू, जिन्होंने 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ आध्यात्मिक संस्कार की आवश्यकता है? दादा ने कहा, अवश्य लगता है, लेकिन बम का प्रयोग करना कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है। इस पर रास बिहारी बाबू बोले, हमारे एक हाथ में बम है तो दूसरी हाथ में गीता है, यह तुम्हें मालूम है? दादा ने स्पष्ट ही कह दिया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यौवन अवस्था से ही दादा के अंदर क्रांति के बीज दिखाई देते थे, किंतु वे हिंसक क्रांति के हिमायती नहीं थे। उनके विचार में अहिंसा केंद्र स्थान पर थी। दादा का यौवन काल नदी की धारा जैसा तेज था, किंतु उसमें अनुशासन था। नदी दोनों किनारों को तृप्त करती है, केवल अकेली आगे नहीं बढ़ती, अपने साथ कई जीवन को समृद्ध करती है। जब किसी को मुसीबत होती है या दिक्कत होती है तो उसकी मदद करने के लिए किसी से पैसा उधार या सहायता रूप में भी लेने में दादा को हिचक नहीं होती थी।
आपस के प्रेम से एक दूसरे से लेना या देना सौदा नहीं है। श्रम, धन या विद्या की लेन देन सहजीवन का अनिवार्य अंग है। यह विनिमय निरपेक्ष व्यवहार है। दादा इसे पारमार्थिक व्यवहार मानते थे। पवित्रता यह है कि दूसरे के सुख दुख को मैं अपना सुख दुख समझूं। मनुष्य को सिर्फ उसकी हत्या न करूं इतना काफी नहीं है, उसको अपमानित भी न होने दूं, और किस मनुष्य को, अपने प्रतिपक्षी को भी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तब तक दादा ने गांधी जी के बारे में पढ़ लिया था। गांधी जी के विचार पढ़ने के बाद दादा को लगा समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच आदि तरह तरह के भेदों से जो विषमता फैल गई है, उसके बारे में बचपन से ही मेरे मन में कसक रही। उससे भी ज्यादा गांधी को यह विषमता अखरती है। दादा गांधी जी के विचार से प्रभावित होते रहे। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया था। दादा कॉलेज छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु गांधी जी का एक विचार, बगैर तलवार के राज्य आ सकता है और असहयोग कामयाब हो सकता है, इस विचार ने दादा को प्रभावित किया और उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं आपके पीछे आने के लिए तैयार हूं। उसके बाद वे कभी कॉलेज नहीं गए। दादा कहते हैं, असहयोग को गांधी ने कोई मानव जीवन का सिद्धांत नहीं माना था। उस सिद्धांत में निरंतर सावधानी यह रखी कि असहयोग बुराई के साथ हो, व्यक्ति के दुर्वर्तन के साथ हो, न कि बुराई करने वाले व्यक्ति या समाज के साथ। जीवन की नीति तो सहयोग की ही हो सकती है। असहयोग नैमित्तिक प्रतिकार का साधन मात्र है। हिंसा और अहिंसा को समझ लिया गांधी ने और यह कहा कि मेरा असहयोग, मेरा सत्याग्रह मेरी सहयोग की ही अभिव्यक्ति, उसी का भिन्न रूप है। जब दादा सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्होंने पठन की व्याप्ति को बढ़ाया और युवाओं को संगठित करना आरंभ कर दिया। दादा की एक अच्छी आदत जो आज के हर एक युवा को सीखनी चाहिए, वह यह कि दादा जो पढ़ते थे उसके नोट्स रखते थे। कभी कुछ नई बात सुनते थे, उनमें महत्वपूर्ण जो भी लगता था उसे तुरंत दर्ज करते थे। यहां तक कि अपने चिंतन में से भी कुछ नया सूझता था, वह तुरंत लिख लिया करते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी। गांधी जी अपने चुने हुए 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा पर निकल गए। दादा की बहुत इच्छा थी कि उन चुने हुए लोगों में गांधी जी उन्हें भी शामिल करें। परिस्थितिवश दादा उस टोली में शामिल नहीं हो पाए, किंतु दादा शांत बैठने वालों में से नहीं थे। नागपुर में धनतोली पार्क में विद्यार्थियों के सामने उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण का प्रभाव ऐसा रहा कि कई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। उस भाषण के बाद दादा को ज्यादा दिन बाहर रखना पुलिस वालों को ठीक नहीं लगा और 21 जुलाई 1930 की मध्य रात को गिरफ्तार कर उन्हें नागपुर जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें 1 साल की सजा हुई। 30 के दशक के अंतिम भाग में दादा काका साहेब कालेलकर के साथ मिलकर सर्वोदय मासिक पत्रिका के संपादन कार्य में लग गए और गांधी विचारों की एक प्रबल और प्रखर विरासत दादा के द्वारा हमें प्राप्त हुई। और दादा ने कभी भी सिर्फ विचार बोले नहीं है, पर अपने जीवन में भी ऊंच नीच के जो भेदभाव देते हैं, स्त्री पुरुषों में भी जो असमानता है, उसके बारे में भी बताते हैं। तो मैं उनके आचरण में भी उसी तरह का था। ऐसे महापुरुषों के साथ रह के मेरा सर्वोदय के विचारों की ज़्यादा स्पष्टता हुई। महात्मा गांधी के सर्वोदय विचारधारा की मजबूत नींव स्थापित करने वाले दादा धर्माधिकारी जी थे। महात्मा गांधी के विचारों के भाष्यकार दादा धर्माधिकारी वास्तव में गांधी के विचारों के वाहक बने। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा बनाए रखते हुए सर्वोदय विचारों से वे जीवन जिए। वे आंतरिक सत्वशीलता के सार्थक कर गए थे। जो सत्वशीलता को टिका गए, वही व्यक्ति
मूल्यवान मानी जाती है। दादा धर्माधिकारी सत्य और सत्व के धनी थे। वे लेबल से मुक्त होकर और जिसे हम मौलिकता कहते हैं बनाए रखते हुए अपने जीवन को नया रूप देते रहे। कई सत्याग्रह और संघर्षों के बाद हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ। भारत की आज़ादी की लड़ाई में दादा धर्माधिकारी और उनके परिवार का एक विशेष योगदान रहा है। किसी अफ्रीकन पोएट ने ये कहा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न बड़ा पैलेस चाहिए, राज दरबार चाहिए, हमें एक चीज, हम गुलाम देश में हमारी कब्र नहीं बननी चाहिए। धर्माधिकारी परिवार ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योग दे करके इस बात के लिए लोगों को आश्वस्त कर दिया कि अगली जनरेशन को, आगे आने वाले लोगों को, कि कब्र गुलाम भारत में नहीं बनेगी, स्वतंत्र भारत में बनेगी। स्वराज्य प्राप्ति के बाद दादा का विचार यही था कि वे सार्वजनिक जीवन से निवृत्त होकर किसी जगह जीवन बिताएं, किंतु नियति कुछ और ही थी। 1945 में सार्वत्रिक चुनाव घोषित कर दिए गए। गांधी जी के कुछ साथियों को लगा कि गांधी विचार के कुछ लोग विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में जाने चाहिए। सरदार पटेल ने दादा के नाम का चयन कर असेंबली में भेजने का अनुरोध किया, किंतु दादा ने इसको अस्वीकार कर दिया और गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें दादा लिखते हैं, मैंने देखा कि हमारे देश में पहला स्थान लेने की इच्छा रखने वालों की कोई कमी नहीं है, दूसरा स्थान लेने वाले योग्य आदमियों की कमी है। सत्ता और सम्मान से अलिप्त रहकर सेवा करने वालों की जरूरत है। इसलिए मैंने विचारपूर्वक दूसरा स्थान लेने का निश्चय किया। इस पत्र के बाद बापू ने दादा को अपने पास बुला लिया और कहा, यह मेरा निर्णय है, तुम अपनी मर्जी से तो नहीं जा रहे हो। तुम जाना नहीं चाहते हो तो इसे मैं तुम्हारी योग्यता मानता हूं। ऐसे लोगों को तो जरूर जाना चाहिए। बापू के इतना कहने के बाद दादा कुछ बोल नहीं सके। उन्होंने निर्णय को स्वीकार किया। दादा मध्य प्रांत में 1945 से 51 तक विधानसभा के सदस्य रहे। वे गांधी जी के कहने से विधानसभा में भी चले गए, मगर बस चले गए थे, वह उन्हें बांधकर नहीं रख पाई। भारत की जो संविधान सभा बनी उसके वे सदस्य थे, तो इस मायने में तो भारत का जो आज का लोकतंत्र है उसके संस्थापकों में से एक दादा थे। लेकिन कभी कोई सत्ताकांक्षा उनको नहीं। एक आज अविश्वसनीय लगेगी ऐसी बात हुई जब उनको मध्य प्रांत में कांग्रेस की ओर से चुनाव के लिए खड़ा करने का तय हुआ, तो दादा बापू के पास गए सेवाग्राम में, उनके पैर पकड़ के रोए कि बापू मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे राजनीति से छुड़ाओ। आज जब सत्ता के लिए लोग इतने लालायित हैं, तब एक आदमी बल्कि ये कहे कि मुझे नहीं जाना है, सत्ताकांक्षा मुझे नहीं है, ये दादा का वैचारिक विचार भी था। क्योंकि सत्ता अर्जन करना नहीं चाहते थे, बल्कि सत्ता का विसर्जन चाहते थे। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, जिसको विनोबा लोक नीति कहते हैं, तो दादा उसमें विश्वास रखते थे और वो उनके आचरण में भी था। संपूर्ण जीवन उन्होंने इसके लिए समर्पित कर दिया था कि प्रजातंत्र प्राप्त करने के बाद में छोटे से छोटा आदमी, सबसे निचले तबके के आदमी को प्रतिष्ठापूर्ण जीने का अवसर मिले और उसकी प्रतिष्ठा देश में कायम रहे। राजा का राज्य न होकर अब प्रजा का राज्य होने वाला है। इसी भावना से उन्होंने कार्य किया, अपने विचारों का आदान प्रदान किया। मनुष्य के चरित्र की मुख्य पहचान यह है कि वह सत्ता या संपत्ति का लोभी ना हो।
हमें अगर अपना पैसा किसी के पास अमानती रखना होता है तो हम किसके पास जमा करेंगे, जिसे उसका लोभ ना हो। इसी तरह सत्ता भी उसी के हाथ में रहनी चाहिए जो उसे ना चाहता हो, उसके प्रति उसका कोई लोभ ना हो। अपने जीवन काल में दादा ने कई संस्थाओं का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में अनुशासन की झलक दिखाई देती थी। दादा कहते हैं कि अनुशासन संस्था या संगठन की कार्य क्षमता और शक्ति का प्राण होता है। बिना अनुशासन के कोई भी संस्था जी नहीं सकती। मनुष्य के जीवन में एक दिन ऐसा आना चाहिए जब वह सभी सदस्यताओं से मुक्त हो जाए। जिस दिन दादा के 60 साल पूरे हुए, जिन संस्थाओं से दादा जुड़े थे उन सभी जगहों से मुक्त हो गए। एक अदना सामान्य मनुष्य बन गए। शांत स्वरूप नदी जैसे समुद्र में मिलती है और अपने को समर्पित कर देती है, वैसे ही दादा भी मानो एक नदी की तरह अपने को विलीन कर रहे थे। विलीन होते दादा खुद समुद्र बन गए थे। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, एक दिन हम लहरें इनकी छिटकी हुई बूंदों को भी मोतियों की तरह बीनते फिरेंगे। भवानी प्रसाद जी के शब्द सही साबित हुए। बाद के दिनों में दादा की विचार सृष्टि इस तरह फैली कि कई लोग उनसे प्रेरित हुए। जैसे नदी को समुद्र मिलन की ललक होती है, किंतु उसमें समुद्र का निराभिमान ही है जो नदी को अपनी ओर खींचता है। अगर समुद्र कहीं पर्वत पर जाकर सीना तान कर बैठा रहता तो नदी उसके पास नहीं आती। दादा के पास लोग आने लगे, दादा का साहित्य पढ़ने लगे। उनमें दादा का निखालस और निराभिमान व्यक्तित्व झलक रहा था। उनकी विद्वत्ता का कभी बोझा अपने साथ उन्होंने ढोया नहीं और हम पर लादा नहीं। दादा के साथ बेहिचक बात कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, अपनी अकल के अनुसार उनसे लड़ भी सकते थे। दादा के ये वैचारिक विश्वास भी था। उनकी किताब है, छोटी सी है लेकिन बड़ी सुंदर है। मनुष्यता की नई मंजिल मैत्री। मैत्री को, स्नेह भाव को वो सबसे ऊंचा मूल्य मानते थे। दादा की एक दूसरी किताब है स्त्री पुरुष सहजीवन, करीबन 60 साल पहले लिखी हुई, लेकिन उस जमाने की कितनी आगे थी, कितनी आगे थी। दादा की एक किताब सर्वोदय दर्शन, ये उनके भाषणों का संग्रह है, लेकिन ये तो जैसे सर्वोदय का टेक्स्ट बुक था। तो दादा ज्ञानी भी थे, दादा वत्सल भी थे, दादा प्रेम पूर्ण थे। उनके नाम के पीछे आचार्य लगा था। आचार्य वो होता है जो आचरणीय होता है। तो दादा जो कहते थे वो उनके आचरण में लबालब भरा होता था। अपरिग्रह की बात करते थे, दादा का कोई संग्रह नहीं था। बस खादी की एक धोती और एक साफ सुथरा शर्ट, दादा की और कोई प्रॉपर्टी नहीं। दादा नम्रता की बात कहने की जरूरत ही नहीं। दादा का पूरा व्यक्तित्व इतना नम्र और सौजन्यपूर्ण था कि ये अखिल भारतीय कीर्ति के और पूरे देश में आदरणीय एक विचारक और असाधारण वक्ता हैं कि उनको देख के ध्यान में भी नहीं आता था। दादा की बारे में जब बात होती है तो मुझे अपने बचपन के, युवावस्था के और बाद के दिनों की याद बहुत अटल रहती है। ज़्यादा उनका सानिध्य मुझे जोधपुर में मिला। मैंने देखा कि सेवा की कैसे जाती है। हमने सुना ही सुना था, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति के साथ, वैचारिक व्यक्ति के साथ बैठना, बातचीत करना कुछ थोड़ा असहज जरूर होता है, लेकिन वो उस असहजता को सहज में बनाने के लिए दादा बराबर प्रयत्नशील रहते थे। अगर सचमुच में दादा से सीखना है तो केवल उनकी बातें सुन करके सीखना नहीं हो सकता, उनका जीवन देखना पड़ेगा। तो जीवन जितना संस्कार संपन्न, और उन्होंने क्या किया है, मैंने जो सुना था उनसे कि अपने जवानी के दिनों में उनके चाचा के पास में रह करके उन्होंने सारे वेदांत शास्त्र का, ब्रह्मसूत्र आदि का और जो तक अध्ययन किया था। तो उनके सारे जागतिक विचार के पृष्ठभूमि में जितना वेदांत का आधार था
उतना मैंने बहुत ही कम लोगों को, शायद कहूँ तो विनोबा जी के सिवा और किसी को विचार के पीछे में, जीवन के विचार में वेदांत का इतना पृष्ठभूमि और इतना आधार तो शायद ही किसी का देखा होगा। तो आधुनिक विचार से लेके वेदांत तक और बूढ़ों से लेके बच्चों तक सबके दादा था। किंतु इसमें एक बात उभर कर आती है, वह यह कि जो सत्यनिष्ठ होता है उसका कोई अनुयायी या शिष्य नहीं होता। दादा ने कभी अपने अनुयायी नहीं बनाए। दादा कहते हैं, मैं कोई विचार रखता नहीं हूं, किंतु विचार करता हूं। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, जिसे विचार करना आ जाता है और भाषा जिसके इशारे पर उठती बैठती है, वह कैसा लिखता है। दादा के लेखन के बारे में विनोबा भावे कहते हैं, मनुष्य वाचा शुद्ध होता है तब वाचा सिद्ध होता है। कि उनके जैसा कम्युनिकेटर और दूसरा कोई शायद ही हुआ गांधी विनोबा के दर्शन को लोगों तक पहुंचाने में। प्रखर विद्वान तो थे ही, संस्कृत और अंग्रेजी के बहुत ही अच्छे जानकार और पढ़ाते भी थे। गांधी युग के एक बहुत ही अच्छे कवि भवानी प्रसाद मिश्र की बात अगर हम पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि पहला परिचय बैतूल में 1932-33 में जब हुआ तो किसी ने परिचय करवाया कि ये दादा धर्माधिकारी हैं, बड़े अच्छे डिबेटर हैं। बाद को उनका परिचय, वो जहाँ रहते थे उनके पड़ोस में दादा के चाचा रहते थे, उनके घर जब आना जाना उनका हुआ दादा का, तब जो परिचय हुआ उसके बाद भवानी प्रसाद जी ने लिखा, काहे का डिबेटर, खालिस आदमी, प्रेम का हातिम, स्नेह का ऑर्डरदारी। इस मनीषी की जो सारी बातें हैं वो उतनी ही सहजता से हमारे सामने आई हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा, लिखा कम है पर बहुत कुछ कहा, पर संकलित और संपादित हुआ है। और फिर अगर भवानी प्रसाद जी के ही शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा कि जब मैंने दादा को सुना तब लोग कहते थे कि ये बोलने का काम करते हैं, पर मुझे तो ये लगा कि वो काम का बोलते हैं। गांधी हमने देखा नहीं, दादा से ही सुना और समझा। विनोबा जयप्रकाश हमने देखे, थोड़े बहुत सुने, पर दादा से ही समझे। शुद्ध विचार अत्यंत वैज्ञानिकता से, अनाग्रही वृत्ति से बुद्धि को आह्वान करता हुआ, परंतु उतना ही हृदय की गहराइयों को छूता हुआ प्रस्तुत करने की ललित कला दादा को साध्य थी। दादा के ही शब्द वक्तृत्व में बुद्धि का समाधान करके हृदय को प्रज्वलित करने का जादू चाहिए। वक्ता का व्यक्तित्व का उपादान जितना शुद्ध, जितना तेजस्वी, उतना उसकी वाणी में जादू समाएगा। दो प्रकार के कवि हैं, एक शब्द कवि, दूसरा जीवन कवि। अपनी भावनाओं, अनुभूति को शब्द, भाषा, साहित्य, काव्य द्वारा समाज के सम्मुख रखे वह शब्द कवि। अपना चिंतन, अपना हृदय काव्य व्यवहार में जीकर बताए वह जीवन कवि। दादा ने शब्द कवि और जीवन कवि दोनों का समन्वय साधा था। युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए दादा कहते हैं, क्रांतिवादी तरुणों, तुम हमारे उपदेश मत सुनो, हमारे विचार मत मानो, तुम्हें हमारा जीवन नहीं जीना है। पिछली पीढ़ी की कार्बन कॉपी तुम्हें नहीं बनना है। इसके लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा जीवन स्वतंत्र है। एक नया संसार निर्माण करने का हौसला तुम में होना चाहिए। वह हौसला तुम्हारे ही पराक्रम से पूरा हो, यही आशीर्वाद है, यही शुभकामना है। गांधी की नकल करने से तो काम नहीं होगा, नकलची कहीं नहीं पहुंचता। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नकली गांधी बनने की अपेक्षा असली दादा धर्माधिकारी रहना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। इस देश के मनुष्य को यह सीखना है कि उधार की जीवनी
उधार का जीवन कितनी भी दिव्य विभूति का क्यों न हो, काम का नहीं है। अपना स्वायत्त जीवन होना चाहिए। तो आज अगर दादा जीवित होते तो आज के युवाओं के लिए उनकी दो बातें जो हैं मुझे लगता है वो विशेष रूप से कहते कि एक तो बड़ी संख्या में हमारे जो शिक्षित वर्ग है वह विदेशों में काम कर रहा है और वहीं बस रहा है। वो इन युवाओं से कहते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां भारत में हों तो भी आप पलायन न करें, पढ़ें लिखें, डिग्री प्राप्त करें बाहर, लेकिन देश में आकर कार्य करें। यहाँ के भारतवासियों को आपके ज्ञान और श्रम का लाभ। जीवन भर किसी भी प्रकार के लेबल को अपने पर लगने नहीं दिए और यह वाकई में आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। भविष्य को उन्नत बनाना है, सामाजिक मूल्यों की नींव पर नवप्रवर्तक समाज की रचना करनी है तो हमें युवा पीढ़ी तक दादा के विचारों को ले जाना होगा। युवाओं को संबोधित करते हुए दादा अक्सर कहते थे, तुम्हारा शरीर भले जीर्ण हो जाए पर मन को जीर्ण न होने दो। अगर मन को जीर्ण नहीं होने देना है तो विचारों के प्रभाव तले उसे संवारना होगा। आज के युग में युवाओं के लिए क्या संदेश होना चाहिए दादा के विचारों को लेते हुए, तो उस बारे में मैं ये कहूँगा कि आज की परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत बिगड़ रही है, तो इसमें निराश नहीं हो। समाज परिवर्तन होगा और हम करेंगे और नया समाज बनाएंगे, इस संकल्प के साथ काम करते रहें। अपने दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखें, सब तरह के विचार जहाँ पर भी दुनिया में कहीं पर भी हो, आधुनिक विचारों को लें, ग्रहण करें, सोचें और अपनी सोच बढ़ाएं, पढ़ाई बढ़ाएं और ये दृढ़ निश्चय रखें कि समाज बदलेगा, हम नया समाज बनाएंगे और कभी निराश नहीं होंगे। दादा के पास जाने में, उनसे बात करने में या उनसे कोई प्रश्न पूछने में भी हमें कभी संकोच या हिचक महसूस नहीं हुई। दादा धर्माधिकारी जी के संपर्क में जब हम आए तब हम सभी 22-25 के उम्र के थे और दादा का पूरा भरोसा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी पर के युवकों पर था। एक बार मैं दादा से मिलने उनके घर गया था। उस समय दादा धर्माधिकारी जी बम्बई में उनके सुपुत्र न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी के यहाँ रहते थे। उस बिल्डिंग के फेंस के बाजू में झोपड़ियाँ थी और दादा धर्माधिकारी जी बड़े दुख के साथ कहते थे कि यह स्थिति अभी तक बदल नहीं रही है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरा पूरा भरोसा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर है। और दादा धर्माधिकारी जी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के बारे में जो अपेक्षाएं रख रहे थे और जो भरोसा बता रहे थे वो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने करके ही दिखाया। दादा धर्माधिकारी को मैं जब विद्यार्थी थी तब मिली। मैंने दादा को कहा कि दादा मैं जेपी मूवमेंट में हूँ, संघर्ष वाहिनी में काम कर रही हूँ और हम लोग सब सोच रहे हैं कि हम लोग गांव में काम करेंगे। दादा धर्माधिकारी ने कहा कि गांव में काम करना चाहती हो, मगर ये मत सोचना कि तुम पढ़ी लिखी हो तो गांव के लोगों को कुछ आता नहीं है, शायद उनको तुमसे भी ज़्यादा मालूमात हो। दादा धर्माधिकारी की ये बात मेरे मन में बैठ गई और मुझे ये भी पता चला कि मैं एक ऐसे गांधीवादी से बात कर रही हूँ कि जो गांधीवादी जनता में, लोगों में, गांव की जनता में कितना विजडम है ये मुझे बता रहे थे। एक तरीके का उनका विजडम, महात्मा गांधी के जो आंदोलन का विजडम और उसके साथ साथ देश की जनता का विजडम मेरे कान में पड़ रहा था। और कैरेक्टर का लक्षण क्या है? मनुष्य को मनुष्य के नज़दीक लाता है। जो मनुष्य को मनुष्य के नज़दीक लाता है उसका नाम चारित्र्य है, वही कल्चर है, वही प्रगति है।
व्यक्ति कितना निखालस और सहज होता है, उसका उदाहरण दादा के रूप में हम देख सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दादा ने अपनी डायरी में लिखा, जहां मेरी मृत्यु हो वहीं या नजदीक किसी जगह शरीर का दहन किया जाए। बिजली से दहन की व्यवस्था हो तो वहीं दहन हो। शव को कंधे पर न ढोया जाए। शव का जुलूस न हो। स्मशान में भाषण वगैरह न हो। शव को किसी विशेष जगह न ले जाया जाए, जहां मरण उसी के आसपास दहन। बाहर से किसी को बुलाया न जाए। दहन में चंदन कपूर घी का उपयोग न हो। किसी भी तरह का स्मारक न हो। शोक सभाएं न की जाएं। इन महानुभावों के रिश्ते ईश्वरीय थे। हम जैसे युवा मित्रों के प्रति उनका स्नेह रूप था। दादा ने ही कहा है, कुछ लोग आत्मनिष्ठ होते हैं, कुछ सेवानिष्ठ होते हैं। मैं आत्मनिष्ठ नहीं हूँ, मुझे सेवा का छंद नहीं है, मैं तो स्नेहपंथी हूँ। स्नेह दादा का स्वधर्म था। वो उनके लिए इतना सहज था कि उन्हें स्नेह योग सध गया था। जब स्नेह साधना बनता है तो जीवन को सहजीवन के पवित्र अनुष्ठान का स्वरूप प्राप्त होता है। दादा अपने इन शब्दों सा जीवन जिए। उनका सहजीवन अत्यंत विशाल कुटुंब को व्याप्त कर गया। नदी समुद्र में जब मिलती है तब कहती है, मैं आ गई हूं, मैंने अपने जीवन का कार्य पूर्ण कर लिया है। अब किनारों का बंधन नहीं रहा, तादात्म्य हो जाता है। दादा ने गांधी के विचारों को किसी किनारों की बंधन में नहीं बंधने दिया। उन्होंने उसे तर्क, तुलना, विश्लेषण और विज्ञान की धार दी और महिलाओं की स्वतंत्र नागरिकता की घोषणा करके वैचारिक दुनिया के साथ तादात्म्य स्थापित कर समृद्ध किया। महिलाओं को स्वातंत्र्य के साथ अपने को मुक्त करना चाहिए, ये जब वो बात बोलते थे तो हमेशा उनकी आंखों से करुणा झलकती थी। दादा गांधी विनोबा जयप्रकाश के भाष्यकार कहलाए। यहाँ पवनार आश्रम में तो हमेशा आते थे, विनोबा जी के साथ रहते थे, उनसे चर्चाएं होती थी। यहाँ के बहनों के साथ बहुत चर्चाएं होती थी अलग अलग विषयों को लेकर। और सबसे मुख्य दादा का प्रेम और वात्सल्य ही हम लोगों पर रहा कि जैसे परिवार का एक हमारा बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसी प्रकार दादा का स्थान हम सब बहनों के मन में हमेशा ही रहा। महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी पत्रकारों ने भी दादा के व्यक्तित्व को समझा और उन्हें गांधी युग का प्रकाश पुंज कहा। आधुनिक पत्रकार उन्हें लोकतंत्र का शिल्पी मानते हैं। दादा नित्य नूतन थे, अद्यतन थे। कि आम आदमी के प्रखर पैरोकार दादा थे। कि दादा यानी वात्सल्य मूर्ति। दादा के भिन्न भिन्न रूप जो स्मृति पटल पर अंकित हुए हैं, उसमें सबसे तेजस्वी रूप उनका आचार्य रूप। दादा का मुख्य आकर्षण सब लोगों को जो है वो उत्तर की निरपेक्ष स्नेहमयी मूर्ति, ऐसा उसका लक्षण था। अत्यंत विद्वान लेकिन अत्यंत स्नेहमयी। सबसे पहले ये बात कोई पुरुष के मुंह से आनी हो स्त्री स्वातंत्र्य की, स्त्री की मुक्तता की, तो वो दादा धर्माधिकारी। आज दादा होते तो आज देश के हालात कुछ और ही होते। यदि कोई कहे कि एक व्यक्ति लाखों करोड़ों के बीच में अकेला अपना विचार कैसे मनवा सकता है, तो विचार करें, यूं सोचे कि जगत में क्या कर सकता कोई अकेला। तो सारे संसार को प्रकाश देता एक सूर्य ही अकेला। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति करोड़ों की संख्या के बीच में अपना तेजस, अपना ओजस, अपना वर्चस्व का प्रकाश फैलाकर करोड़ों लोगों पर भारी पड़ता है। आज ज्यादा होते तो हालात कुछ और ही। उनके जाने के बाद उनके परिवार ने भी उनकी परंपरा निभाई है। दादा के बाद उनके सुपुत्र न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी और उनके ब्याही श्री R.K. पाटिल जी, ये हमारी संस्था सर्च जो है, जो गढ़चिरौली के जंगल में
आदिवासियों के साथ काम करती है, शराबबंदी का आंदोलन चलाती थी, उस सब के ये दोनों ट्रस्टी और पैटर्न थे। अब चंद्रशेखर जी के जाने के बाद में उनके सुपुत्र यानी दादा के प्रपौत्र न्यायमूर्ति सत्यरंजन धर्माधिकारी और एडवोकेट आशुतोष वही भूमिका आगे चला रहे। तो दादा तो अपने जीवन में एक दीप थे ही, हम सब के लिए इस महीने में दीप की उन्होंने हमें प्रकाश भी दिया और स्नेह भी दिया। और उन्होंने एक ऐसे परिवार का निर्माण किया जो राष्ट्रप्रेमी था, समाज सेवी था और न्यायदान में जिस परिवार ने लगातार भूमिका निभाई है। दादा ने जो ज्योति जलाई उसे जलाते रहना और चलाते रहना, यही हमारी ओर से उनको सही स्मरणांजलि हो। हम अपने को धन्य मानते हैं कि दादा धर्माधिकारी जैसे के विचार सृष्टि को संभालने का कार्य गांधी रिसर्च फाउंडेशन यानी GRF कर रहा है। गांधी रिसर्च फाउंडेशन के पहले अध्यक्ष श्रद्धेय न्यायमूर्ति चंद्रशेखर जी धर्माधिकारी का समृद्ध सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और दादा धर्माधिकारी जी परिवार के साथ हम जुड़ गए। इस बात की खुशी है। हम सभी अपने को बृहद धर्माधिकारी परिवार का सदस्य मानते हैं। दादा की 125वीं जयंती के पावन स्मरण पर मैं मुल्ताई वासियों को तथा समग्र धर्माधिकारी परिवार को बधाई देता हूं कि इस पहल के माध्यम से वे दादा की वैचारिक विरासत के वाहक बने रहे। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिसने 3 पीढ़ी तक प्रभावित किया लोगों को, गांधी विनोबा के दर्शन से परिचय करवाया, सरल परिचय करवाया, अमल करने लायक परिचय करवाया, उस आदमी को आने वाली मेरी तीसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। ये पीढ़ी पढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि पढ़ने में बड़ी किल्लत होती है, तो किस तरह पहुंचाया जाए। तो एक बात मुझे सूझ रही है कि दादा धर्माधिकारी का जो भी कुछ लिखा हुआ हमारे पास उपलब्ध है उसको हम ऑडियो बुक्स बना लें और इस ऑडियो बुक्स का प्रचार प्रसार जरूर करें। दादा की बातें इसीलिए भी समझनी जरूरी है कि वो परिचित थे कि स्थिति परिस्थिति क्या है, गांधी विचार किस तरह से जो है लोगों के व्यवहार में छूट गया था उसी समय, और आज उस नए सिरे से उसमें कितनी ताकत है, ये फिर से जब हम दादा धर्माधिकारी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है कि इसमें बहुत ताकत अभी भी है। इसीलिए इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना ज़रूरी है और हमारे अपने जीवन में भी परिवर्तन लाना ज़रूरी है। ये उनका संदेश है और हमारी श्रद्धांजलि तो यही होगी कि इस काम को हम आगे चलाते रहें। कि पैसे वाले के सामने हम हाथ नहीं पसारेंगे, डंडे वाले के सामने माथा नहीं टेकेंगे और हुकूमत वाले के सामने फर्मा बरदारी नहीं करेंगे। ये 3 चीजें अगर हम कर सकते हैं तब तो आश्रम और स्कूल मिलकर दुनिया को बदलेंगे। नहीं तो जैसी दुनिया बाहर है वैसी ही आश्रम में रहेगी, वैसी ही स्कूल में रहेगी और कोई किसी को बदल नहीं सकेगा।